हेलो छात्रों, कैसे हो। आज मैं आपके लेके आया हूँ कक्षा 8 का विज्ञान का पहला पाठ, जो को आपकी सहायता करेगा जनरल साइंस को समझने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो कृषि पद्धतियाँ होती है इनके बारे में। कृषि पद्धतियाँ होती क्या हैं, शुरुआत करें हम यहाँ से कि लगभग 10,000 पहले जो मनुष्य था तो वो क्या करता था, घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपना पेट भरता था। फिर उसने क्या किया, लगातार घूमता रहा, फिर जंगल में कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करता रहा। उसके पश्चात जंतुओं का शिकार करना चालू किया। उसके बहुत बाद में खेती का आविष्कार हुआ। तो यहाँ अपन कृषि की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलते आगे। सबसे पहले जो इंसान है तो वो भोजन बनाने में असमर्थ था। भोजन बनाना नहीं आता था उसको। भोजन बनाने के लिए पकाना आवश्यक होता है, तो उसको पकाना भी नहीं आता था। उसके बाद में भोजन खाने के बाद में जो आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उनके बारे में भी उसको ज्ञान नहीं था। तो ऐसे मान सकते हैं कि मानव है वो कम्प्लीटली असभ्य था। उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। आज हम 20वीं सदी के अंदर हैं तो इन सारी चीज़ों का हमको ज्ञान है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फसल की। फसल होती क्या है, जो भारत है उसमें आधे से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो फसल का उत्पादन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है वो फसल के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो जब एक ही प्रकार के जो पौधे हैं वो किसी विशेष बड़े स्थान पर जो उगाए जाते हैं उसको हम फसल कहते हैं। तो फसल की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको कि एक ही किस्म के पौधे यदि किसी बड़े स्थान पे उगा दिए जाएं तो उसको हम फसल का नाम दे देते हैं। चलते हैं आगे कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न है, सब्जी है, और कौन कौन से मौसम में ये उगाई जाती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फसल है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन मोटे रूप से इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल आपको मिलेगी वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल को बोया जाएगा, जो टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक का। और इस खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद में बात करेंगे रबी की फसल की। तो सर्दी के टाइम में ये बोई जाती है। सर्दी के टाइम को हम शीत ऋतु भी बोल सकते हैं। शीत ऋतु में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारी की सारी फसलें बोई जाती है। तो छात्रों, ये बात हो गई फसलों की प्रकार की। तो हमने 2 प्रकार की फसलें बता दी आपको, खरीफ की फसल और रबी की फसल। आगे चलते हैं। जो कृषि आधारित जो पद्धतियां हैं उनके बारे में ही ये अध्याय है। तो इस अध्याय में अपन फसल को कैसे तैयार करें, उसके बाद में सारा का सारा जो क्रियाकलाप है उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जो एक क्रम होता है फसल का, जो कृषि पद्धतियाँ जिसको नाम देते हैं, यहाँ पर कृषि पद्धति की एक परिभाषा दे देंगे कि मिट्टी तैयार करने से लेके भंडारण करके मंडी में हम बेच के आते हैं फसल को, वहाँ तक का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसका एक क्रम होता है।
और इसी को हम फसल पद्धति के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है इसमें। पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद में दूसरा बुआई करना, तीसरा है खाद या उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा करना, उसके बाद में कटाई करना और उसके बाद में है भंडारण करना। तो अब ये जो सारे चरण हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी तैयार करने की। देखिए अपने खेत में हम फसल बो देते हैं, उसको काट देते हैं, उसके बाद में बहुत सारी गंदगी हो जाती है तो उसको साफ करना आवश्यक हो जाता है। तो इसी सफाई का जो क्रम है और इसी में है सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में मिट्टी को पलटना, उसको पोला बनाना, और जो मिट्टी है उसको पोला क्यों बनाते हैं, क्योंकि पोली मिट्टी में जो ऑक्सीजन है वो आसानी से गहराई तक जा सकती है। जो पौधे उगेंगे अपने शुरुआत के वो भी आसानी से उग सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद में देखते हैं जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी में वृद्धि करते हैं। केंचुए के बारे में आपने सुना होगा, केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। और एक शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है, क्या होता है ह्यूमस, वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, कि जो अपनी भूमि होती है, भूमि के ऊपर एक गहरे काले रंग का पदार्थ देखने को मिलता है। ये कहाँ से आता है, तो ये आसपास से इकट्ठा हो जाता है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ हैं और डंठल हैं, ये सारे के सारे मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ये जो ह्यूमस है ये हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो पहला जो चरण है अपना मिट्टी को पोला बनाना, तो इसमें मिट्टी को पलटना और जो खनिज तत्व हैं वो सारे मिट्टी में पाए जाते हैं। फसल चक्र के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है फसल चक्र ये बता देते हैं आपको। फसल चक्र जो फसल का एक क्रम होता है, कौन सी फसल के बाद हमको कौन सी फसल बोनी चाहिए, ये जो चक्र है इसको फसल चक्र बोलेंगे। इससे जो भूमि का उपजाऊपन है वो हम बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद में जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसमें जो उपजाऊ परत होती है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, इसलिए वो उपजाऊ परत कहीं पानी के बहाव से, हवा के प्रवाह से बह नहीं जाए, इसलिए हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं। तो जो पहला चरण है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है मिट्टी को पोला बनाना। उसके आगे चलते हैं हम। पोला बनाने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं जिसको अपन हल बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो परिभाषा आती है अपनी वो है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम जुताई कह सकते हैं। अब हम जुताई किससे करेंगे, तो उसके लिए हमको कृषि औजार चाहिए। कृषि औजार जो होते हैं वो पुराने ज़माने में अपने बुजुर्ग काम में लेते थे, अब कुछ अलग तरीके के आ गए हैं। तो पुराने औजारों में हम बात कर लेंगे हल की। तो प्राचीन काल से जो हल है वो चलता आया है। पहले जुताई जो थी वो हल से ही होती थी। हल की जो संरचना है ये हम देखेंगे आगे। ये जो हल है चित्र में देख लीजिए, इसको हल दिखाया गया है। ये जो नीचे का भाग होता है इसको फाल बोलते हैं, और जो हल को बैल की सहायता से जोता जाता था। तो ये जो बैल के ऊपर एक बड़ा लकड़ी रखी होती है इसको जोत कहते हैं, और जिसको पकड़ते हैं जो किसान हैं वो एक हल सॉफ्ट को इस बड़े लट से जोड़ देता है, फिर हल को नीचे लगा देता है। तो ये है हल की संरचना।
उसके बाद में बात करेंगे कुदाली। तो कुदाली बहुत ही सरल औजार है, ये हम मिट्टी को पोला बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें एक सिरे की लोहे की लकड़ी लगी होती है और एक मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। तो ये दो औजार हैं। उसके बाद में चलते हैं, जो कुदाली है ये दिखाई गई है। इसमें पकड़ होती है, एक हैंडल होता है, और जो नीचे मुड़ी हुई प्लेट होती है ये ज़मीन में से मिट्टी को उलट पुलट करती है। और जो जोत होती है इसको बैल के ऊपर लगा सकते हैं। आजकल कुदाली का रूप तो आधुनिक यंत्रों ने ले लिया है। उसके बाद में बात करेंगे कल्टीवेटर की। तो जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर में हम ट्रैक्टर की सहायता से, ये जो कल्टीवेटर दिखाया गया है, तो कल्टीवेटर को सड़क की सहायता, तो ट्रैक्टर की सहायता से अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो परंपरागत औजार हैं उनकी। परंपरागत औजारों में जो बीजों की बुआई है उसके लिए काम में लिए जाते थे। यहाँ हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, बुआई। तो बुआई है जो फसल का, वो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा चरण है। किसको बोलते हैं बुआई? कि जो बीज होते हैं उसको भूमि में डालने की प्रक्रिया होती है, उसको बुआई कहते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप। बुआई के लिए हम सीड ड्रिल का प्रयोग लेते हैं। सीड ड्रिल आपको चित्र में दिखाया गया है। ट्रैक्टर द्वारा इसको चलाते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले हल से बुआई करते थे तो जो पीछे अनाज बिखर जाता था उसको पक्षी चुग जाते थे, तो उसको रोका जा सकता है सीड ड्रिल की सहायता से। उसके बाद में जो अगला चरण है अपना, वो खाद और उर्वरक मिलाना। देखो, फसल की जो अच्छी वृद्धि है उसके लिए हमको खाद और उर्वरक देना जरूरी है। अगर खाद उर्वरक नहीं देंगे तो हमारी जो फसल है उसका उत्पादन कम हो सकता है। जो उर्वरक है, खाद है, इनमें बेसिक अंतर होता है। खाद तो हम घर पे तैयार कर सकते हैं, और जो उर्वरक है वो हमको कहाँ मिलते हैं? फैक्ट्रियों में मिलते हैं। जो खाद होती है वो एक जैविक होती है। हमने केंचुए का नाम सुना होगा, तो केंचुए द्वारा जो तैयार होने वाली खाद है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसके बाद में उर्वरक की बात करेंगे, तो उर्वरक के विशेष जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल को काम में आते हैं परिपूर्ण होने के लिए, तो उनमें यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है और एनपीके। जो एनपीके होता है, 3 तत्व होते हैं इसमें। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। तो देखिए, ये 3 या 4 मुख्य उर्वरक हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश और एनपीके। चलते हैं आगे। ये तो बात थी उर्वरक की। फसल चक्र की बात हमने कर ली। और जो फलीदार फसल होती है, फलीदार फसलों में मुख्य रूप से मटर और जो लेग्यूम फसलें होती हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बता दें आपको कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, लगभग 79%
जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स सीधे काम में नहीं ले सकते, उसको विभिन्न यौगिकों में पहले बदला जाता है, उसके बाद में पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो करता है, इसीलिए वो उपयोगी है। उसके बाद में जो उर्वरक और खाद है उसमें बेसिक जो अंतर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो उर्वरक तो एक अकार्बनिक लवण है और खाद जो है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें गोबर, मानव के अपशिष्ट, पौधों के अवशेष के विघटन। उसके बाद में उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्री से मिलता है और इसको खाद को अपन घर पे बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ये देखिए ह्यूमस की बात आ गई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और जो अपनी खाद है वो प्रचुर मात्रा में ह्यूमस बनाती है और इस ह्यूमस के कारण ही जो खाद है वो इम्पोर्टेंट होती है, इस ह्यूमस के कारण। उसके बाद में बात करेंगे कि जो उर्वरक है उसमें तुलनात्मक रूप से जो अपने NPK है, पोटास है, वो पाए जाते हैं, लेकिन खाद में ये तत्व कम होते हैं। बस इसी कारण से जो खाद है वो पिछड़ जाती है उर्वरक से। उसके बाद में हम बात करेंगे खाद के लाभ। तो खाद देने से एक तो उपजाऊपन है भूमि का वो बना रहता है। खाद देने से जो घुले हुए तत्व हैं अपने मिट्टी में वो वापस मिल जाते हैं। एक फसल कर लेते हैं, फिर दूसरी फसल जब करते हैं तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि अपन खाद दे देते हैं तो वो पोषक तत्व वापस आ जाते हैं। उसके बाद में जल धारण की क्षमता होती है। जल धारण से क्या मतलब है? जल धारण कि हमारी जो भूमि है वो जल को कितनी देर तक अपने अंदर रोक सकती है, उसको हम जल धारण क्षमता कहते हैं। उसके बाद में खाद देने से जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, बिल्कुल उसमें वायु आराम से निकल सकती है। उसके बाद में जो मित्र जीवाणुओं की संख्या है वो भी बढ़ जाती है खाद देने से। उसके बाद में अगला जो चरण है खेती का वो है हमारा सिंचाई। तो देखो अपन ने खाद दे दी, उर्वरक डाल दिया, अब सिंचाई करने की बारी आ गई। तो सिंचाई सीधी सी बात है, फसल को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। अब पानी हम कैसे देते हैं? गर्मी में पानी देने के लिए, सर्दी में पानी देना, कम बार पानी देना, ज़्यादा बार पानी देना, तो ये सारी चीज़ें इस सिंचाई के अंतर्गत ही आती है। तो सिंचाई के स्रोत की बात करेंगे सबसे पहले हम। कुएं है, नलकूप है, तालाब और झील है, नदियां हैं, बांध है, नहर है, ये सारे के सारे सिंचाई के स्रोत हैं। ये देखिए सबसे पहले सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं। तो पारंपरिक तरीकों में पहले जानवरों से अक्सर बोझा ढोने का काम करवाया जाता था, मजदूर लगते थे। इसमें मोट का नाम सबसे पहले आता है, चेन पंप, ढेकली, रहट। रहट में उत्तोलक तंत्र काम में लिया जाता था। मोट जो होता है वो पहले काम में लिया जाता है, घिरनी से बांध देते थे, फिर उससे पानी खींचते थे। उसके बाद में जो आजकल के तरीके हैं, ये आपको चेन पंप दिखाई दे रही है, ये ढेकली है, एक तरफ लोड रख दिया जाता था और एक तरफ बाल्टी लटका देते हैं। उसके बाद में बात करेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियों की। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव में क्या करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है
उसमें ये वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ पर भूमि कौन सी होती है, असमतल। जहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि होती है वहाँ इसको काम में लेते हैं। पाइपों के द्वारा जल को पहुँचाया जाता है, फव्वारे लगा दिए जाते हैं, नोजल या फव्वारे जिसको कहते हैं, उनसे अपनी फसल के ऊपर जल गिरता रहता है। तो देखो, छिड़काव जो तंत्र होता है उससे पानी का काफ़ी नुकसान होता है, और उस नुकसान को बचाने के लिए एक अन्य तंत्र काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक जो जल संरक्षण है उसके ऊपर आधारित विधि है। इसमें जो पाइप है अपनी चित्र में दिखाया गया, ये देखो चित्र में जो कुएं से पानी लेके पाइप के माध्यम से पाइपों में छोटे छोटे छिद्र करके और सीधा बूंद बूंद के रूप में जो जल है वो पौधों की जड़ों के ऊपर गिरता है, इसको बोलते हैं हम ड्रिप तंत्र। उसके बाद में बात करेंगे हम अगले चरण में, तो खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार कहते किसको है, सबसे पहले ये बात करेंगे। खरपतवार कहते हैं हम खेत में जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं, किसके अलावा, फसल के अलावा, वो हमारा खरपतवार होता है। खरपतवार से नुकसान क्या है? खरपतवार से नुकसान ये है कि जैसे ही हम पानी देंगे, उर्वरक देंगे, तो जो पास में पौधे उगे हैं वो भी तो इसको काम मिल लेंगे। अगर वो इसको काम मिल लेंगे तो हमारी फसल को कम उर्वरक मिलेगा, और फसल के हिस्से का उर्वरक ऐसे मानो जो खरपतवार है वो खा जाएगी। इसलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक हो जाता है। तो खरपतवार को हटाने के लिए हम निराई करते हैं। निराई में जो खरपतवार है उसको हाथ से हटा सकते हैं। कई रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको छिड़क कर खरपतवार से मुक्ति मिल सकती है। वे रसायन जो कि खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करने वाले होते हैं उनको खरपतवार नाशी हम कहते हैं। एक मुख्य खरपतवार नाशी हमारा है 2,4-D। इसका नाम 2,4 डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। तो इसको स्प्रेयर फुहारे की सहायता से हम छिड़क सकते हैं। उसके बाद में अंतिम जो चरण है अपना, कटाई। देखो, फसल उगा ली, खरपतवार नाशी डाल के फसल का उत्पादन अच्छा हो गया, उसके बाद में कटाई करने की आवश्यकता होती है। तो कटाई करने के लिए उसमें हम अनेक प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं, जैसे दरांती है, हार्वेस्टर है। तो दरांती तो अपना पुराना उपकरण है, हार्वेस्टर एक मशीन है। तो यहाँ पर एक परिभाषा देखते हैं हम थ्रेशिंग की। तो थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग होती है कि फसल से जो बीज है, दाने हैं, उनको भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जिनको कंबाइन मशीन बोलते हैं। वो फसल को काट भी देती है और उनमें से दाने भी निकाल देती है। आगे चलते हैं, ये आपको कंबाइन मशीन दिखाई गई है। उसके बाद में जो भंडारण है, फसल काट ली, अनाज आ गया अपने पास, अब उसका भंडारण करेंगे तो उनको बचाएंगे नमी, कीट, चूहों से। तो भंडारण कहाँ करें, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। जो भंडारण होता है उसके लिए हम साइलो क्या होता है ये देखते हैं हम। अनाज भंडारण हेतु जो बड़े बड़े पात्र होते हैं उनको हम साइलो कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद में जो साइलो है वो
गवर्नमेंट की तरफ से रखे जाते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, पर आगे चलते हैं इसके लिए। उसके बाद में पशुपालन के बारे में। पशुपालन होता क्या है? घर में अनेक प्रकार की जो पशु हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, उनको पालना और कुछ लाभ कमाने के लिए उनको पालना पशुपालन में गिना जाता है। आगे चलते हैं उसके बाद में। तो ये हमारा जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें कौन कौन सी थी वो अपन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कृषि पद्धतियाँ जो हमने शुरू में देखी थी, जनसंख्या, उसके बाद में फसल के प्रकार, 2 वर्गों में हमने बांटा था फसल को, रबी और खरीफ। उसके बाद में जुताई करना, उसके बाद में रासायनिक उर्वरक देना, सिंचाई करना, ये सारे उसमें चरण थे। बुआई किसकी सहायता से करते थे हम? सीड ड्रिल की सहायता से। मिट्टी में पोषकों की जो समृद्धि है उसकी पुनः उर्वरक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिंचाई की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। थ्रेशिंग क्या होता है ये आ सकता है परीक्षा में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पशुपालन किसे कहते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ प्रश्न है, ये आप को खुद को करने हैं। पूरा वीडियो देखकर ये प्रश्न हल करने हैं। देख लीजिए प्रश्न कौन कौन से हैं। ये मिलान करने वाले, कॉलम ए और बी से मिलान करने वाले प्रश्न हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।